हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक ऐसा वीडियो बनाया जाए मेरे स्टूडेंट्स लोगों के लिए जिससे वो वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। और मैंने बहुत सारा दिमाग लगाकर और अपना जो भी एक्सपीरियंस है सबको ऐड करके एक ऐसा वीडियो बनाया है। और इस वीडियो का मोटो ये है कि फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन आंसर लिखने बैठोगे तो आप जरा सा भी फंसो मत, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आपके क्वेश्चन आंसर, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आंसर लिखोगे ना तो आपको मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए क्वेश्चन आंसर में तो आप क्या क्या करोगे। सबसे पहले आपके आंसर का जो टेंस है ना वो टेंस क्लियर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स आपने करेक्ट टेंस का यूज़ किया हो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा हो गया सेंटेंस फ्रेमिंग। अब भाई ये सेंटेंस फ्रेमिंग जो होता है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अलग होता है। दैट मीन्स कि आपको जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उस तरीके से आपको आंसर देना है। और किस तरीके से आंसर दोगे वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ आप आके बने रहना। और अगर आपको मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो आप नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी ज़रूर कर देना। नेक्स्ट आता है करेक्ट वोकेबलरी एंड स्पेलिंग, यानी जब आप आंसर लिखते हो तो आपकी वोकेबलरी सही होनी चाहिए। जैसे कि आपको वहाँ पे लूज लगाना है तो LOAC लगाओगे, LWAC लूज नहीं लगा दोगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी जब आप आंसर लिखते हो तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसी को लिखना है, कुछ भी आलतू फालतू वहाँ पे इंक्लूड नहीं करना। करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। वर्ड्स लिमिट एंड टाइम लिमिट, ये टाइम लिमिट तो मैंने आप लोगों के लिए दिया है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन को हमको कितना टाइम में लिखना है। और वर्ड्स लिमिट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने वर्ड्स में आपको लिखने कहा गया है, क्या आप वर्ड्स के लिमिट को एक्सीड तो नहीं कर रहे हो। कैसे करोगे सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा, बने रहना मेरे साथ। प्रेजेंटेशन में आपका क्या क्या होता है, आपकी हैंड राइटिंग होती है, साथ साथ में आपकी राइटिंग स्किल होती है कि आपका हैंड राइटिंग कैसा है, आपने उस आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट किया है, आपकी राइटिंग स्किल क्या है। तो इन सभी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना जब आप लिटरेचर का कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखने जा रहे हो, ठीक है। तो आखिर करें क्या सर, आपने तो बता दिया इतनी सारी चीज़ें, तो आखिर करें क्या, किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, द स्टोरी मस्ट नॉट एस्केप फ्रॉम योर माइंड, यानी जो भी आप स्टोरी लिखने जा रहे हो, जो भी कहानी से आपके क्वेश्चन से पूछे गए हैं, आपका वो स्टोरी आपके माइंड से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर वो एकदम स्किप कर गया ना तो आप आंसर लिख ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्लीट एट लीस्ट प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस थ्रूली, यानी प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। आपने अगर इतना कर लिया ना बहुत सारे आंसर्स लिख लोगे। 90 to 95% जो आंसर्स होते हैं वो सब आपके प्रेजेंट एंड पास्ट के ही होते हैं, बहुत कम ही होता है जो फ्यूचर में जाता है। रीड एज मैनी सॉल्व Q&A एज यू कैन, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आप पढ़ सकते हो पढ़ो जो सॉल्व किया हुआ रहता है, ठीक है। मैं आपको प्रीफर करूँगा आप ओसवाल के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, ऑल इन वन के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, बहुत ही अच्छे आंसर्स लिखे होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द चैप्टर इज ओवर ट्राई टू प्रैक्टिस द Q&A बाय योरसेल्व्स एंड गेट योर आंसर्स चेक्ड बाय योर टीचर, यानी जब भी आप बनाते हो क्वेश्चन आंसर बनाने जा रहे हो, चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है तो अब आपका काम है कि आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने से मत बचो, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। जब आप बना लोगे तो अपने टीचर से अपने आंसर्स को जरूर चेक करवाना, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे सही हो और कहाँ पे गलत हो। इफ़ योर हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूव इट एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है ना तो जल्दी से हैंड राइटिंग सही कर लो, क्योंकि हैंड राइटिंग के बिना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, यानी आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाले इंग्लिश में, जैसे कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना उसको आपको 20 to 30 वर्ड्स में आंसर देना होता है। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको 40 to 50 वर्ड्स में आंसर देना होता है। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको 100 to 120,
100 to 150 या 150 to 200 वर्ड्स में आंसर देने होते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। जैसे कि अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो आप उसको 100 to 120 में लिखोगे, अगर आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तब आप लिखोगे 100 to 150 में, और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो 150 to 200 वर्ड्स लिखोगे। अब यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट बात आती है कि सर हम वर्ड्स लिमिट को कैसे काउंट करें, है ना, हमको कैसे पता चलेगा कि कितने वर्ड्स में हमको आंसर लिखना है। तो जस्ट आपको प्रैक्टिस करते रहना, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये आपका लाइन हो गया, ठीक है, आपको सबसे पहले ये नोट करना है कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हो। जैसे कि आप लिखते हो देयर इज अ बॉय, ठीक है, मान लो परहैप्स आपके एक लाइन में 4 वर्ड्स बैठते हैं, ठीक है, और आपको कितना करना है, 40 वर्ड्स में आंसर देना है। 40 वर्ड्स में आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करने पे कितना आया, 10, कितना आया, 10। तो डैट मीन्स आप यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जहाँ पे आएगा ना उसमें आपको पेन से एक बिंदु दे देना, ठीक है, वहाँ पे एक पॉइंट बैठा देना। उसके बाद आप वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इतना के अंदर ही मुझे आंसर लिखना है, इससे बाहर मुझे नहीं जाना है। तब आपका माइंड ना वो फ्रेम करने लगेगा कि क्या क्या मैं यहाँ पे लिखूँ कि इतना के अंदर ही आंसर आ जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो यही गलती करते हैं, वो वर्ड्स लिमिट को काउंट नहीं कर पाते। एग्जामिनर एक एक वर्ड नहीं गिनता, वो क्या करता है, सिर्फ आपके फर्स्ट लाइन को काउंट करेगा और कितना लाइन्स आपने लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर देगा, उसको पता चल जाएगा कि आपने इतने वर्ड्स में लिखा है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम कभी भी आप ऐसा करोगे ना, आपको वर्ड्स लिमिट में कंफ्यूजन हो तो एक लाइन आप अच्छे से लिख लेना, फिर उसको आपको जितने वर्ड्स में लिखने हैं उससे डिवाइड कर देना, आपको इजिली लाइन्स मिल जाएंगे कि कितने लाइन्स में आपको लिखने हैं, ठीक है। तो अब देखो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इन्हीं WH वर्ड से बने होते हैं, ठीक है। मैं आपको सारा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि जब भी आप क्वेश्चन लिखने बैठोगे ना आपका माइंड ना इतना कंफ्यूज ना हो जाए। मैं सब आपको खोल कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो जब व्हाट से क्वेश्चन पूछेगा डेट मीन्स आपसे वो कोई चीज़ के बारे में पूछ रहा हो या कोई एक्शन के बारे में पूछ रहा हो, ठीक है। वाई से क्वेश्चन पूछ रहा है डेट मीन्स आपसे वो रीज़न पूछ रहा है। हाउ से क्वेश्चन पूछा है तो मेथड पूछा है कि आखिर कैसे किया। हु से क्वेश्चन पूछा है तो वो सब्जेक्ट को ढूंढ रहा है या फिर किसी पर्सन को ढूंढ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन से क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता है ये टाइम को शो करता है। वेयर से क्वेश्चन पूछा है तो प्लेस को शो करता है। और इन व्हाट वे से क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ पे पूछा गया है कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट आजकल ये क्वेश्चंस इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, व्हाट मेड, ठीक है। तो व्हाट मेड का मतलब क्या होता है, ऐसा क्या हुआ। जैसे कि अगर मुझे बोलना है व्हाट मेड सी गो देयर, ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ पे गई, ठीक है। व्हाट मेड यू कम हेयर, ऐसा क्या हुआ कि तुम यहाँ पे आए, ठीक है ना। तो चलो, तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपको एक्सुलेटिव वर्ब में चाहे तो डू डज डिड 3 में पूछेगा। डू डज रहा तो प्रेजेंट टेंस में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, डिड रहा तो आपके पास्ट टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट रहते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हु से आपका क्वेश्चन पूछेगा ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम, या मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जब हु से क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम V2 ही रहेगा। जैसे कि हु कॉल्ड हिम, हु डिड दिस, हु स्कॉल्डेड यू, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको तो क्लियर हो गया कि WH वर्ड में किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके टेंसेस कैसे आपको पहचानना है, डू या डज से क्वेश्चन पूछा है तो प्रेजेंट टेंस होगा, डिड से क्वेश्चन पूछा है तो पास्ट टेंस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके प्रेजेंट एंड पास्ट इन दोनों में ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है वो जनरली ऐसा ही होता है, WH वर्ड प्लस एक्सुलेटिव वर्ब, यानी इनमें से कुछ भी रहेगा, फिर हमको लगा हुआ रहेगा सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। तो भाई जब आप आंसर लिखोगे ना बच्चों तो आपको करना क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है ना उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे लिख देना है आंसर में। उसके बाद जो एक्सुलेटिव वर्ब होगा, जो भी होगा, इज एम आर होगा या डू डज होगा, ध्यान में रखना है कि जब डू डज डिड होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सुलेटिव वर्ब नहीं लिखते। उस समय हम क्या करेंगे, जब डू डज रहेगा तब हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड्स, और जब डिड रहेगा क्वेश्चन में तब हमको यूज़ करना है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स। तो ये चीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। जब भी उनको बताया जाता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद एक्सुलेटिव वर्ब लगाना है तो वो क्या करते हैं, इन्हीं डू डज डिड को यहाँ पे पुट कर देते। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो जब डू डज रहेगा तो आपको V1 V5 लगाना है, और अगर जब डिड रहेगा तो आपको V2 लगाना है। तो अब क्वेश्चन ये आती है कि सर V1 V5 या V2 कहाँ से लाए। तो भाई यहाँ पे जो आपको मेन वर्ब दिया होगा क्वेश्चन में ना, उसी मेन वर्ब को आपको चेंज करना है।
उसी मेन वर्ब को आपको यहाँ पे चाहे तो V1 में चेंज कर दो या V5 में चेंज कर दो या V2 में चेंज कर दो। ठीक है, आई होप कि इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपके आंसर्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये सारी गलतियाँ नहीं करना जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना। और एक चीज़, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये व्हाट वाला जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें बहुत बड़ी गलती करके बैठ जाते हैं। जैसे कि जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, तुम शाम को क्या करते हो। ठीक है, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, तुम शाम को क्या करते हो, तो आप लिख देते हो आई डू प्लेइंग, ऐसे करके। नहीं, वहाँ पे डू डस लगाने की जरूरत नहीं है भाई। मैंने आपको बताया ना, आपको सीधा सीधे V1 या V5 लगा दो। तो मैं क्या करता हूँ, खेलता हूँ, आई प्ले। ठीक है, अगर वैसे ही पूछा गया कि व्हाट डिड ही डू देयर, उसने वहाँ पे क्या किया, तो वहाँ पे आप ऐसे नहीं बोलोगे ही डिड देयर डॉट डॉट डॉट, तब गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना, सीधा सब्जेक्ट के बाद V2 लगा देना, डिड को लगाना ही नहीं है। ही वेंट देयर, ठीक है, ही वेंट देयर टू पेंट द वॉल। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, उसी टेंस में आप आंसर दो। इसका मतलब कि अगर आपका क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट में पूछा है तो आंसर भी आप सिंपल प्रेजेंट में दो, सिंपल पास्ट में पूछा है तो सिंपल पास्ट में दो। हाँ, अगर सिंपल प्रेजेंट में आपका क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका आंसर सिंपल पास्ट में दे सकते हो, लेकिन अगर मेरी मानो तो सिंपल प्रेजेंट में कोई भी एक्शन को, कोई पास्ट की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है और वो ज़्यादा एम्फेटिक लगता है, ज़्यादा एक्यूरेट लगता है। ठीक है, तो आप सिंपल प्रेजेंट का ही ज़्यादा यूज़ करना। अरे रुको रुको एक मिनट, क्या आपको स्क्रीन पे कहीं भी वार्निंग साइन दिखा ना? वो इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर्स लिखते लिखते इतने खो जाते हैं कि वो अपने टेंस तक को शिफ्ट करके बैठ जाते हैं। या अवॉइड शिफ्टिंग योर टेंस while writing your answers until and unless you have been asked to give your own opinion। इसका मतलब कि आपने जिस टेंस से अपने आंसर की शुरुआत की थी, आपको उसी टेंस से आपके आंसर का एंड भी करना है। ऐसा नहीं कि हमने सिंपल प्रेजेंट में लिखना स्टार्ट किया था और लास्ट में आते आते हम सिंपल पास्ट में चले गए। ठीक है ना। और दूसरी बात, जब आपसे आपकी खुद की ओपिनियन पूछी जाए कि आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है, तो इस तरीके के आंसर को आप सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे। ठीक है ना। आप शुरू से भले ही सिंपल पास्ट यूज़ किए होगे, लेकिन जिस जगह पर आप खुद का ओपिनियन डाल रहे हो वहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है। नेक्स्ट टिप, अगर आपका नरेशन स्ट्रॉन्ग है और आप अच्छे से नरेशन का यूज़ कर लेते हो तो फिर कोई बात नहीं, आराम से आप आंसर में अपना नरेशन यूज़ कर सकते हो, इनडायरेक्ट स्पीच लगा सकते हो। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपका नरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप अच्छे से यूज़ करना नहीं जानते हो तो प्लीज़ नरेशन यानी कन्वर्सेशन को अवॉइड करना। कोशिश करना कि आपकी जो कन्वर्सेशंस होती है ना स्टोरी में, वो कन्वर्सेशन को आप वहाँ पे इंक्लूड मत करना। नेक्स्ट टिप, शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप राई का पहाड़ मत बना देना। इसका मतलब जितना आपसे पूछा जाए ना, टू द पॉइंट आंसर देना, ज़्यादा इधर उधर से घुमा फिरा के बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से फ्रेम करना, कुछ इस तरीके से लिखना जिसमें आंसर आपको ना शुरू में ही ना मिल जाए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर आपको शुरू में ही नहीं देना है, उसको आपको बना चना के थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, हो सके तो थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करो, शुरू से बातें करते करते आओ और नीचे जाकर आप उसका आंसर लिखना, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। नेक्स्ट टिप, जब भी आप अपने आंसर को सिंपल पास्ट टेंस में लिख रहे हो तो उस समय गलती से भी इज, एम, आर, डू, डज, हैव, हैज, शैल, विल इनका यूज नहीं करना। इनका पास्ट फॉर्म यानी इज, एम, आर का पास्ट वाज, वर, डू, डज का पास्ट डिड एंड हैव, हैज का पास्ट हैड और शैल एंड विल का पास्ट वुड, इनका यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है कि उसने डिसाइड किया कि वो राजेश की मदद नहीं करेगा, तो ये सेंटेंस आपका है, भले ही लग रहा है कि फ्यूचर में जा रहा है लेकिन ये पास्ट में रहकर फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, एक होता है हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है, और एक था पास्ट में, मैं चाहता था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो दोनों सेंटेंस का जो लास्ट वाला पार्ट है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, दोनों सेम है, सिर्फ आगे वाला फ़र्क है। तो इसी को तो आपको पहचानना है कि जब आपका सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में जा चुका है तो वहाँ पे गलती से भी आप शैल विल का यूज़ मत करना। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा कि ही डिसाइडेड दैट ही वुडंट हेल्प राजेश, वो राजेश की मदद नहीं करेगा। ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कि आपको कोई भी आंसर लिखते वक्त फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो लिखता है या जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो पढ़ता है या सुनता है। तो कोई भी स्टोरी में ना तो आप होते हो और ना ही आपका एग्जामिनर होता है। तो जब आप आंसर लिख रहे हो ना, तो उसमें अगर आपने आई, माई, मी, यू ऐसे इंक्लूड कर दिया ना, तो वो आपका फर्स्ट पर्सन यानी आपको खुद को शो करता है, और जो एग्जामिनर पढ़ता है वो उसको शो करता है। अगर आपने वहाँ पे लिख दिया यू आर नॉट वेलकम्ड, तो यहाँ पे यू का मतलब कौन है कि वो टीचर जो पढ़ रहा है आपका आंसर, तो आपको उसको इंक्लूड नहीं ना करना है बच्चों। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको थर्ड पर्सन का यूज़ करना है, यानी ही, शी, इट या दे या नेम, ये सबको आपको अच्छे से यूज़ करना है। आई, वी, यू ये सब का यूज़ नहीं करना। इसके कोई भी फॉर्म आपको लगाना है, कोई भी केसेस लगाने हैं तो वो आप यूज़ मत करना। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सारे जो टिप्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर को लिखते हैं। और हाँ, लास्ट टिप मैं आपको बता देता हूँ भाई कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि सर ने हमें बता दिया हम सीख गए, नो इट इज़न्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। जो पॉइंट्स मैंने आपको सामने दिए थे ना, उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप मेरे टिप्स को फॉलो करो। अगर आपको बेनिफिट नहीं हुआ तो आप नीचे आकर कमेंट करना, भर भर के कमेंट करना, सर आपने गलत बताया, ये नहीं होता। मेरी मानो, बिलीव करो, ये सारे टेस्टेड हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बताइए ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई ऐसे ही अच्छे मज़ेदार टिप के साथ। तब तक के लिए नीचे कमेंट करते रहो आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है। एंटिल देन एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।